हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, लवण क्या होते हैं, लवण के कितने प्रकार होते हैं और जितने भी प्रकार होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आसानी से आप लवण के जितने भी प्रकार हैं उन्हें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लवण हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनके बनाने की विधि, उनके फार्मूले और उनके उपयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपके हर साल एग्ज़ाम में आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण में इसे बताया था। तो आइए उदाहरण से हम समझते हैं। तो जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है। अब इन दोनों से क्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है NaCl जो कि लवण है और H2O जल का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो कि है लवण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। तो पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि लवण कैसे बनता है, कि जब हम अम्ल और क्षार से क्रिया कराते हैं तो इस प्रक्रिया में लवण का निर्माण होता है। ऊपर मैंने रिएक्शन बताया जो पीछे अभी मैंने बताया था। यदि हम बात करें लवण के निर्माण की, तो ये अम्ल में जो उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनके पूर्ण या आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप बनते हैं। इन्हें 6 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो एग्ज़ाम में इन 6 से एग्जाम्पल आते हैं, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेगा कि ये कौन से लवण हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकार की, जो कि है सामान्य लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो ये अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त होते हैं। मतलब इनके लवण में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको हाइड्रोजन मतलब H और OH दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये रिप्लेस हो जाते हैं आपस में जुड़कर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, Na2SO4, CaSO4, NaCl, KCl, FeCl3, ये सभी सामान्य लवण है। तो याद रखिएगा NaCl एक सामान्य लवण है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले लवण की ओर, जो कि है अम्लीय लवण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो इनमें एक या एक से अधिक स्थानांतरित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो मतलब अम्लीय लवण में आपको एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु दिखाई देंगे। तो आप इनमें देखकर बता सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु को कि ये अम्लीय लवण है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें NaHCO3, तो इसमें एक आपको हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है। NaHSO4, इसमें भी आपको एक हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है। तो ये ऐसे लवण होते हैं जिनमें कि हाइड्रोजन परमाणु होता है, और ऐसे लवण को हम बोलते हैं अम्लीय लवण। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षारीय लवण की। यदि हम बात करें क्षारीय लवण की, तो किसी अम्ल द्वारा क्षार के आंशिक उदासीनीकरण से इनका निर्माण होता है। और इनको पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है, इनमें देखेंगे आपको OH मतलब हाइड्रोक्सी समूह दिखाई देगा। तो आप जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं उनके सभी में OH परमाणु उपस्थित हैं। तो OH समूह को देखकर आप बता सकते हैं कि ये क्षारीय लवण है। तो ये ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर एग्ज़ाम में देता है कि कौन सा लवण है तो आसानी से आप बता सकते हैं कि ये क्षारीय लवण है। अगला है मिश्रित लवण। इनमें एक या एक से अधिक क्षारीय या अम्लीय मूलक उपस्थित होते हैं। तो इनमें आपको अम्लीय मूलक भी दिखाई देंगे, क्षारीय मूलक भी दिखाई देंगे, और ऐसे लवण को हम बोलते हैं मिश्रित लवण। तो जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं NaKSO4, CaOCl2, ये सभी मिश्रित लवण हैं। बात करते हैं द्विक लवण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डबल सॉल्ट। इनका निर्माण 2 सामान्य लवण से होता है। मतलब नाम में ही है द्विक, मतलब ये 2 लवण से मिलकर बनते हैं। और इनको याद करने का जो सबसे अच्छा ट्रिक है कि इनमें क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं।
क्रिस्टलाइन वाटर मतलब रवा जल होता है। जैसे अगर आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं उसमें H2O जुड़ा हुआ है, जैसे मोहस लवण, इसका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। पोटासियम जिसे हम बोलते हैं फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O। तो आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं उसके लास्ट में H2O जुड़ा हुआ है, तो जिनमें H2O जुड़ा होगा उसको आसानी से आप बता सकते हैं ये दृक लवण है। तो ये तरीका होता है उनको समझने का, उनको पहचानने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जटिल लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वैसे लवण जिनमें एक ऐसा जटिल मूलक होता है जो जल में अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। तो आप तो इसको डिफिनीशन याद कर लीजिए, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये जटिल लवण है? तो जटिल लवण को पहचानने का आपको ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। जनरली इनमें ऐसे ब्रैकेट युक्त आपको दिखाई देंगे, जैसे कि दृक लवण में है, परंतु दृक लवण में वाटर जुड़ा रहेगा, इससे आप पता कर लेंगे, लेकिन इनमें वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े नहीं रहेंगे। तो इन्हें आप क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे? अगर ब्रैकेट वाले इक्वेशन दिए हों और उसमें वाटर जुड़ा हो तो वो दृक लवण कहलाएंगे, अगर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं जुड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे? जटिल लवण। तो आगे मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप आसानी से मिश्रित लवण, जटिल लवण, दृक लवण, सरल लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण सभी को पहचान पाएंगे। तो आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। आज अभी हम लोग केवल लवण क्या होते हैं, लवण के क्या प्रकार हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ लवण के नाम और उनके उपयोग। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, आपके लेफ्ट साइड है लवण का नाम और राइट साइड है उनके कुछ मुख्य उपयोग, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। तो हम सभी जानते हैं ये हमारे भोजन का आवश्यक अंग है और इसका यूज़ खाद्य पदार्थों को संरक्षण में भी किया जाता है। संरक्षण का मतलब जैसे अचार बनाते हैं तो उसमें हम नमक डालते हैं, ठीक है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका उपयोग करते हैं हम बेकिंग पाउडर के रूप में। अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं उसमें इसका यूज़ होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। वहीं अगला हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3 10H2O। तो इसका यूज़ किया जाता है अपमार्जक के निर्माण में, कांच, कास्टिक सोडा आदि बनाने में। अपमार्जक इंग्लिश में डिटर्जेंट कहलाता है, तो डिटर्जेंट को हिंदी में हम अपमार्जक कहते हैं। तो डिटर्जेंट के निर्माण में, कांच बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। वही नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में, आतिशबाजी का सामान बनाने में, गन पाउडर बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लवण थे और उनके उपयोग थे। आप इसे ज़रूर तैयार रखिए, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए लवण से जुड़े कुछ ऐसे टॉपिक को हम देखते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि उदासीनी लवण कैसे बनता है, अम्लीय लवण कैसे बनता है या फिर क्षारीय लवण कैसे बनता है। तो यदि हम बात करें उदासीन लवण की, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से बनता है उदासीन लवण और इनका जो pH मान होता है वो 7 होता है। वहीं हम बात करें अम्लीय लवण की, तो अम्लीय लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से बनते हैं और इनका pH मान 7 से कम होता है। वहीं हम बात करें क्षारकीय लवण की, तो क्षारकीय लवण का निर्माण प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के मिलने से होता है और इनका pH मान 7 से अधिक होता है। तो आप तीनों को याद रखिए, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो साधारण नमक है NaCl, उससे किन प्रकार के रसायन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कुल 5 प्रकार के लवण पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में हैं और इनसे क्वेश्चन आते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है विरंजक चूर्ण, तीसरा है बेकिंग सोडा, चौथा है धोने का सोडा और पाँचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन पाँचों से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, तो इनसे क्वेश्चन पूछे गए। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इनके फार्मूले पूछता है 1 नंबर में, दूसरा इनको कैसे बनाया जाता है, इनके बनाने की विधि, और तीसरा इनके उपयोग पूछा जाता है। तो इन तीनों टॉपिक को नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से समझिए, आप इनको नोट्स करिए और अपने जितने भी नोटबुक हैं उनमें अच्छे से इन्हें लिख लीजिए।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सबसे पहले आप इनका फार्मूला याद करिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। अब इनका निर्माण कैसे होता है आइए ये जानते हैं। तो सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं तथा इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है क्लोरो क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि NaCl के जलीय विलयन मतलब NaCl का अभिक्रिया किससे कराएंगे, जल से, तो बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो इस प्रक्रिया में करंट पास करते हैं, मतलब ये जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये बनता है। तो जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर बनता है क्लोरीन गैस और कैथोड पर बनता है हाइड्रोजन गैस, और कैथोड पर ही NaOH का विलयन भी बनता है। तो एनोड कैथोड मैंने आपको पीछे भी बता रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोग की। दैनिक जीवन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में, PVC बनाने में, CFC बनाने में। PVC क्या होता है, जो घरों पर प्लास्टिक की आजकल पाइप बनती है पानी वाली, उसको हम बोलते हैं PVC। इसके अलावा HCl का उपयोग इस्पात की सफाई और औषधियों के निर्माण में होता है। NaOH का उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन बनाने, कागज़ बनाने के लिए किया जाता है। वहीं क्लोरीन और NaOH के मिक्स का उपयोग विरंजक चूर्ण और घरेलू विरंजक बनाने में होता है। तो विरंजक अगर वर्ड कहीं भी आता है तो विरंजक का मतलब होता है कलर उड़ाना, याद रखिएगा, कलर उड़ाना। जैसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्लीच, तो आप सभी जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी है विरंजक चूर्ण। तो आइए पहले हम जानते हैं कि इनका फार्मूला क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2, नीचे आप रिएक्शन में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उसका अभिक्रिया यदि हम क्लोरीन से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो रिएक्शन में आप देख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन है और बन रहा है विरंजक चूर्ण और जल। तो इस प्रकार हम शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन की क्रिया के द्वारा विरंजक चूर्ण का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके उपयोग की। तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए, तो विरंजक का मतलब मैंने बताया ही है, रंग उड़ाने में। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, मतलब कागज़ की जो फैक्ट्री लकड़ियों में जो कलर होता है उसको उड़ाने में। रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में। वही लास्ट है, पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए या फिर रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। तो ये था विरंजक चूर्ण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका सूत्र बताइए, इसका निर्माण कैसे होता है और इसके उपयोग, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम जाने इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब HCO3 जुड़ता है तो वो बाई कार्बोनेट कहलाता है और CO3 जुड़ता है तो कार्बोनेट कहलाता है। तो यहाँ पे बोला है सोडियम बाई कार्बोनेट, तो NaHCO3। तो आइए देखते हैं बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। यदि बात करें इसके निर्माण की तो NaCl के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो बनता है बेकिंग सोडा, और इस प्रक्रिया में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है जिसका सूत्र होता है NH4Cl। बात करें बेकिंग सोडा की तो यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। यदि खाना बनाते समय इसे पकाते हैं तो गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका उपयोग क्या है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिक्स को हम लेकर बेकिंग पाउडर बनाते हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटियों में जो असंख्य छिद्र उठते हैं, इनका यूज़ मुलायम और स्पंजी ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने ऊपर रिएक्शन देखा था कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये जो CO2 गैस बनती है, इस कारण ही जो ब्रेड होते हैं या फिर पावरोटी जिसे बोल सकते हैं, इनमें, या केक की भी बात करें तो इनमें जो असंख्य छिद्र होते हैं, ये छिद्र इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बनते हैं।
इसके अलावा यह एक एंटी एसिडिक का संगठन है। जैसे पेट में एसिडिक होता है तो उस समय इनका भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अग्निशामक, मतलब आग बुझाने में किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं धोने का सोडा, जिसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O। इसका रासायनिक नाम ऐसे भी दे सकता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो डेका क्यों यूज़ हुआ है? 10 की वजह से। और हाइड्रेट क्यों यूज़ हुआ है? जल को हम बोलते हैं हाइड्रेट, तो इसलिए इसे हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बनाने की विधि। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकी लवण है। याद रखिएगा ये कैसा लवण है? क्षारकी लवण, क्योंकि मैंने बताया था कि क्षारकी लवण में H2O जुड़े होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनका निर्माण सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण अर्थात जल से क्रिया कराएंगे। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O रिएक्ट कराएं हम, तो हमारा बन गया Na2CO3 10H2O, तो बन जाता है धोने का सोडा। आइए बात करते हैं इनके नेक्स्ट उपयोग की। इनका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसके अलावा इनका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। वहीं इनका उपयोग घरों में साफ सफाई, नाम से ही है धावन सोडा। तो धावन सोडा का मतलब है कि धोने वाला सोडा। और लास्ट जो इनका उपयोग है, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इनका उपयोग होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें याद रखिएगा। जल में जो कठोरता होती है, जो गंदगी या इम्प्योरिटी होती है, तो स्थायी जो कठोरता होती है, कठोरता आपको पढ़ना नहीं है। जब आपको कभी टॉपिक अगर कठोरता आएगा, वैसे ये क्लास 11th का है, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि बात करें हम इसके रासायनिक नाम की, तो इनका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो जो हाफ है 1/2, तो 1/2 को हम बोलते हैं हेमी, और वाटर के लिए मैंने क्या बताया था? हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इनका रासायनिक नाम है, तो इसको याद कर लीजिए। आइए देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। तो जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। POP क्या है? जैसे आप घरों में सीलिंग पर देखते होंगे अच्छे जो डिज़ाइनिंग बने होते हैं, वही POP है, ठीक है। या फिर चोट लगने पर जब हड्डियाँ टूट जाती हैं और डॉक्टर जो प्लास्टर लगाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका निर्माण किससे होता है? जिप्सम से होता है, याद रखिएगा। यदि बात करें हम जिप्सम की, तो यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो कि जल मिलाने पर पुनः जिप्सम में बनकर ठोस हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट साइड प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, उसमें 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दें तो फिर से पुनः बन जाता है जिप्सम। तो दोनों का सूत्र याद रखिएगा, जिप्सम का भी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब राइट वाला फार्मूला लेफ़्ट में कर दीजिए और लेफ़्ट वाला फार्मूला राइट में कर दीजिए, तो जिप्सम से बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब कि आप दोनों से लेफ़्ट और राइट कर दीजिए तो दोनों एक दूसरे से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं POP के उपयोग की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने में भी किया जाता है। वहीं बात करें, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें कि आपसे पूछा गया था या बार बार आपने देखा था कि लिखा था क्रिस्टलन जल। तो आइए जानते हैं क्रिस्टलन जल होता क्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो जैसा कि आप ऊपर के कुछ लवण में देख रहे थे, उसमें जल के अणु जुड़े हुए थे, और यदि जल के अणु जुड़े होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलन जल। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं? 5 अणु हैं। वहीं हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं। वहीं बात करें कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने अणु जुड़े हुए हैं? 2H2O जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। तो जो भी जल के अणु जुड़े हैं या उनकी जो संख्या दी हुई है, वही क्रिस्टलन जल कहलाती है।
तो दोस्तों आपके जो सेकंड लेसन है क्लास 10th की अम्ल, क्षार और लवण, ये टॉपिक आज ख़त्म हो गया। इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर हैं अति लघु, लघु या फिर दीर्घ, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और उनसे जुड़े हुए जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छे कमेंट आप करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम इनकरेज होते हैं। और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि उनके जो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो भी अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं या फिर स्टडी ग्रुप है, आप उसमें अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के अच्छे वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।